तो स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर जो 11वीं से 12वीं में पास बच्चे जो पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और चूंकि ये पहली क्लास है 12th क्लास की और हम IIT JEE एडवांस की तैयारी करने के लिए इस क्लास के अंदर आए हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं जो मैं चाहता हूं कि आप पूरे साल ध्यान रखें जब भी आप मेरी क्लास के अंदर आए। क्लास के अंदर आने का मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ में क्लास को अटेंड करना। तो कुछ एक चीजें मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड इवनिंग। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर के अंदर देने की। सबसे पहला सवाल जो होता है बच्चे का वह है कि मेरी 11th वेस्ट हो गई। मैंने इस सवाल को पिछले बहुत बरसों से सुना है बच्चों के मुंह से कि मेरी 11th वेस्ट हो गई। तुम्हारा जो भी वेस्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, अभी उसको साइड में रख दो। जैसा मैंने कहा कि तुम 12th क्लास के साथ साथ में जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी 11th की रिवीजन भी हम लोग DPP के थ्रू करवाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारी 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ DPP बना दूंगा और उन DPP को डिस्कस करूंगा, तो तुम्हारी अपने आप ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होने लग जाएगी। नमस्ते बेटा, नमस्ते पीयूष। ठीक है ना। तो इस बात की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना कि तुम्हारी 11th वेस्ट हो गई है, अब मेरा क्या होगा। ठीक है। तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर बच्चों की 11th वेस्ट हो गई। चलो, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारी 11th वेस्ट हो गई, लेकिन देखो वेस्ट होने का मतलब यह थोड़ी है कि तुमको ट्रिग्नोमेट्री का टी ही नहीं पता, क्वाड्रेटिक का क्यू ही नहीं पता, लॉग का एल ही नहीं पता। तुम्हें यह पता है ना। उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम के थ्रू हम उसको रिफ्रेश कर देंगे, है ना। तो इस बात की चिंता मत करना कि 11th वेस्ट हो गई है, अब मैं क्या करूं सर, मेरे सामने अंधकार छाया हुआ है। तो ऐसा कोई अंधकार नहीं, अंधकार मन के अंदर है। मन के अंधकार को मिटा दे, चारों तरफ उजाला है। एक बात ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं मैं उसको करूंगा जरूर। तो आप तैयार रहना। जैसे तुम्हारा जो भी पोर्शन वीक है 11th के अंदर, 11th पूरी ही वीक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कुछ प्रॉब्लम के थ्रू वापस रिवाइज कर सकते हैं। तो उस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि मेरी 11th वेस्ट हो गई है तो मुझे क्या करना है। ठीक है। दूसरी बात, तुमको जो कहा जाए क्लास के अंदर, जैसे ये मैथ्स की क्लास है तो मैं मैथ्स के बारे में पूरा ऑथेंटिसिटी से बात करूंगा कि तुमको मैथ्स के बारे में मैं जो कह दूं बस वो कर लेना। ठीक है ना। उसके ऊपर इफ एंड डाउट लगा दिया ना तो तुमको दिक्कत आ जाएगी, है ना। भाई ये ऐसी बात हो गई कि मैं डॉक्टर के पास में गया, कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ तबीयत खराब सी थी, डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने दवा लिखी तो मैं उससे क्वेश्चन करने लग गया कि सर ये दवा क्यों लूं, इसके तो साइड इफेक्ट है, मैं ये दवा नहीं लूंगा, ये दवा इस टाइम पे नहीं लूंगा। ओके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार तुम मन बना के क्लास के अंदर आ गए और IIT JEE एडवांस की तैयारी करने के लिए अपने आप को, मन को तैयार कर लिया, तो उसके बाद में पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जो सर कह दे वो पत्थर की लकीर, उसको करना ही है। अगर मैं कह दूं कि कल तुमको ये DPP करके आना है तो चाहे पूरी रात बैठना पड़ जाए तो DPP करके आएगा। अगर मैं कह दूं कि ये शीट के सवाल है तो ये करने हैं, तो कुछ भी हो जाए तो उसको अगली क्लास के अंदर करके आएगा। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने मुझे अक्षरश फॉलो किया, अगर तुमने मुझे इस हद तक फॉलो किया कि जो मैंने कहा तुमने किया, उसके बाद में मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि तू JEE एडवांस के अंदर अच्छा रैंक ना ला पाए। मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो टीचर की बात, हमारी बात सुने और उसके बाद में उसका सिलेक्शन ना हो। यह संभव नहीं है। हमने न जाने कितने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। ओके। मैं पास्ट की बात भी नहीं कर रहा हूं। हमें यह मालूम है, बेसिकली आप यूं समझो कि IIT JEE एडवांस का क्रैक कर दिया हमने, कोड डिकोड कर दिया उसको, तो हम जानते हैं कि वहां तक जाया कैसे जाता है। बस उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ प्री रिक्विजिट हैं, बस उसको प्री रिक्विजिट को आप फुलफिल कर देंगे तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है ना। मैं जो होमवर्क दूंगा, अब देखो पढ़ाने का तरीका क्या है समझ लो। मैं यहां पर आपको जो पढ़ाऊंगा, आपके सामने जो भी डेस्कटॉप पे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे सामने 2 कॉपी होनी चाहिए। एक कॉपी के अंदर तुम बनाओगे नोट्स, जो मैं कहूंगा, जो मैं लिखवाऊंगा उसको लिखोगे। ठीक है। और दूसरी कॉपी रफ कॉपी होगी, क्योंकि मैं सवाल करवाता हूं और उस करवाने के बाद में मैं सवाल करने को भी देता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो सवाल मैं करने को दूं तुम पहले रफ कॉपी के अंदर उसको बनाओ। अगर तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सवाल मुझसे बनेगा
गलत नहीं होगा तो तुम फेयर कॉपी में डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा अपना पढ़ने का। और मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम स्क्रैच से कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा। तुम देखना, तुम खुद फील करोगे कि सर बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम लोग कब एडवांस के लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। तुम यकीन मानना, ये सारी चीजें हम लोगों की मतलब आजमाई हुई चीजें हैं बरसों से। ठीक है, तो इस बात की परवाह मत कर, अब एकदम दिमाग से निकाल दे कि तेरे को 11th का क्या नहीं आता, क्या आता है। तू यहां आ गया है, उसके बाद में प्रिपेयर कर, मन लगा के पढ़ाई कर। तो 2 कॉपी, एक फेयर एक रफ, इस बात को एज ए रूल मान लेना। दूसरी बात, जो भी मैं होमवर्क दूं, जैसे डीपीपी है, अब मैं जो भी चैप्टर शुरू करूंगा तुमको उस लेक्चर के बाद में जब मुझे लग जाएगा, क्योंकि आज तो पहला लेक्चर है, आज डीपीपी नहीं मिलेगी, दूसरे लेक्चर के बाद में मैं डीपीपी देना शुरू करूंगा। ठीक बात। और डीपीपी जो मैं दूंगा उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो तुमको जो भी डाउट आता है उस डीपीपी के अंदर तुम वो मुझे डाउट यहां पर लिखोगे और मैं तुमको बताऊंगा। और जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो तुम देखोगे कि तुमने जो किया वो गलत क्यों हुआ, अपनी गलती को मार्क करोगे। यही पूरा लर्निंग प्रोसेस है, अपनी गलतियों को मार्क करना। ठीक है ना। तो इस बात का एकदम ध्यान रखना कि जैसे अब तुम गलतियों को अपनी सुधारते जाओगे, तुम देखोगे डे बाय डे हर डीपीपी के अंदर तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है, तुम इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट बिल्कुल डेल्टा डेल्टा छोटा छोटा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन धीरे धीरे साल बीतते बीतते तुम्हारे अंदर इतना इंप्रूवमेंट आएगा कि तुम यकीन नहीं करोगे। ठीक है ना। तो डीपीपी जो है वो कैरियर व्हील की ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे डीपीपी मिला, चैप्टर अपना खत्म हो गया, मान लो कोई चैप्टर, अब उस चैप्टर के ऊपर आपको शीट मिलेगी। जो वाइब्रेंट के मॉड्यूल हम लोग यहां पर फॉलो करते हैं वही सारे मॉड्यूल एज इट इज तुम्हारे पास में जाएंगे। करने का जज्बा, करने की हिम्मत, करने की ताकत तुम्हारे में होनी चाहिए। मॉड्यूल के अंदर हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो तुमको लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए थी मिली नहीं, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। फिर शीट मिलेगी चैप्टर खत्म होने के बाद में, चैप्टर के बीच में भी मिल सकती है जब हमको लगता है कि हम एक सफिशिएंट पोर्शन चैप्टर का कवर कर चुके हैं, अब बच्चा शीट के ये सवाल कर सकता है, तो हम वो आपको शीट दे देंगे। फिर शीट के अंदर मैं आपको कहूंगा कि एक्सरसाइज 1 से 1 to 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो मेक इट अ पॉइंट कि 20 सवाल किए बिना क्लास के अंदर जाऊंगा ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास के अंदर नहीं आए, इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर जाना है और मुझे 20 सवाल करने हैं। ठीक है, मेक इट अ पॉइंट, है ना। उसको मतलब यू टेक इट पर्सनल कि मुझे कहा गया है कि 20 सवाल करने, तो 20 सवाल कर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई शीट की। फिर उसके बाद में तुमको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक थोड़े टाइम के बाद में मिलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर खत्म किया, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, जब तुम पहले चैप्टर को भूलने लगोगे, हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे, दूसरे चैप्टर के बीच के अंदर उसका क्वेश्चन बैंक डाल देंगे। ओके, क्वेश्चन बैंक क्लब होके भी आ सकता है और क्वेश्चन बैंक अलग से भी हो सकता है। क्लब का मतलब है 2 चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन बैंक देना। तो वो क्वेश्चन बैंक डालेंगे तो तुम्हारा रिवीजन वहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं ब्लैक बुक तुमने सुना होगा, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, जेई मेंस एंड एडवांस, तुमने ब्लैक बुक के बारे में निश्चित सुना होगा। तो उस ब्लैक बुक के प्रॉब्लम्स में तुमको यहां करवाऊंगा। ओके, लेकिन ध्यान रखना ब्लैक बुक एक प्रैक्टिस बुक है। जब हमारे चैप्टर, जैसे मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया तुमको, मान लो मैंने तुमको फंक्शन पढ़ाया और हम लोग फंक्शन पूरा कवर कर लिए, डीपीपी खत्म हो गई, शीट खत्म हो गई, क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया, इनवर्स चालू हो गया, इनवर्स खत्म होने वाला है, तो उसके बाद में मैं आपको ब्लैक बुक के अंदर आपको बताऊंगा कि आप ये एक्सरसाइज करके आओ, तो तुम्हारा वहां पर रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं अच्छे बच्चे। कोटा से, भाई कोटा के अंदर कोई खास बात थोड़ी है, कोटा के अंदर यही खास बात है कि यहां पर जो टीचर है ना, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है खैर, लेकिन यहां पर मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन होती है। एक बच्चा एक चैप्टर की 4, 5, 6, 10 बार रिवीजन कर जाता है। कभी वो क्वेश्चन बैंक के थ्रू रिवीजन करेगा, कभी शीट के थ्रू रिवीजन करेगा, कभी ब्लैक बुक के थ्रू रिवीजन करेगा, कभी रिव्यू टेस्ट के थ्रू रिवीजन करेगा, और ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली हैं। ठीक है, तो इस बात का एकदम ध्यान रखना। तो ये हो गया, हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे। मैंने अपना सारा बता दिया है कि हम लोग किस तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, आपको जो किताबें मैं बता रहा हूं उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं लेनी है। जब तक मैं न कह दूं कि ये किताब ले लो, तब तक कोई किताब परचेज नहीं करनी है। सारा मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट बुक से कंडेंस फॉर्म के अंदर आपको मॉड्यूल की फॉर्म में मिलने वाला है, और आप कोई किताब के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है ना।
और एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि क्या वाइब्रेंट का मॉड्यूल, वाइब्रेंट का मटेरियल सफिशिएंट है क्या? मैं कहता हूं सफिशिएंट नहीं है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। सफिशिएंट, अरे रैंक 1 2, ये कितने रैंक गिनाऊं तुमको? अगर सफिशिएंट नहीं होता तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, 4, 5 ये सब आते क्या? नहीं ना आते। तो ऐसा मत मानना कि ये मटेरियल सफिशिएंट है क्या। सफिशिएंट तुमको बनना है, मटेरियल तो सफिशिएंट है ही, ठीक है। और कोई किताब मत लेना जब तक मैं न कह दूं तुमको कोई किताब नहीं लेनी है। मेक इट अ पॉइंट कि कोई किताब नहीं लेनी है, सर ने नहीं कहा। जिसके पास जो किताब है वो उसको साइड में कर दो। जो किताब तुम्हारे पास है, जो तुमने XYZ किताब ले ली, उसको साइड में कर दो। और हमारे मॉड्यूल करने के बाद में अगर तुमको लगता है, तुमको शक है, तो हमारे मॉड्यूल करने के बाद में, सभी कुछ करने के बाद में तुम उस किताब को ट्राई कर लेना। उसके अंदर एक सवाल भी अटक जाए तो तुम मुझे बोलना। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है इतने सालों का। अटकता नहीं है भाई, कोई सवाल नहीं अटकता है, ठीक है। और जहां अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था PYQs, हमारी शीट के अंदर जो लास्ट एक्सरसाइज होती है उसके अंदर आपको PYQs मिलेंगे। तो आप PYQs की परवाह मत करना, चिंता मत करना। जो अच्छे, बहुत अच्छे डिफिकल्ट वाले PYQs होंगे, हम उनको क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जनवरी अटेम्प्ट से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ये बात हम मानकर चल रहे हैं, हम ये करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें मेरी तरफ से तो ये चीज है। क्लास के अंदर आओ ना, मैं ज्यादा डिमांड नहीं करता हूं, मैं स्टूडेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। मेरी छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरी क्लास के अंदर बच्चा आ गया तो उस बच्चे के अंदर बस इतना होना चाहिए कि वो एकदम अवेयरनेस के साथ में बिल्कुल हाइपर फोकस होकर मेरा लेक्चर देख ले। बस हाइपर फोकस होकर लेक्चर देख ले, लेक्चर खत्म हो गया, जो होमवर्क दिया हुआ उस होमवर्क को कर ले और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आए। कोई क्लास भी मिस मत करना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बोर्ड जो है, बोर्ड की चिंता बिल्कुल मत करना। NCERT यहां पर पूरी कवर हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एडवांस लेवल के लिए तो हम जाने जाते हैं, बाकी तो पढ़ाने के लिए तो n नंबर ऑफ टीचर्स हैं। ऑनलाइन पढ़ो कहीं से भी, एडवांस होगा यहीं से ही, समझे। एडवांस का ही तो हम लोग, वी आर एक्सपर्टीज इन एडवांस्ड, ठीक है। और जो एडवांस की तैयारी करते हैं ना, वो छोटी मोटी चीजों पर परवाह नहीं करते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपेयर कर लिया, तुम्हारा जॉय गायब हो जाएगा, पढ़ाई का मजा खराब हो जाएगा। अपने आप को, खुद को किसी चीज से कंपेयर मत करना कि XYZ बच्चा इतने मार्क्स ला रहा है, मेरे कम क्यों आ रहे हैं, मेरे पड़ोसी का बच्चा, मेरे मामा का बच्चा, मेरे चाचा का बच्चा इतने मार्क्स लाए और मेरे कम क्यों आ रहे हैं। अरे तेरे कम आ रहे हैं, तेरे ज्यादा आने चाहिए, इसकी तैयारी कर, इसके ऊपर मेहनत कर। अपने को इधर उधर देखने का मतलब नहीं, फोकस रखना है एकदम, ठीक है ना। जनवरी अटेम्प्ट से पहले अगर आप चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप पे भी डिपेंड करता है। मैं तो खड़ा होकर सुबह से शाम तक 10 दिन के अंदर सिलेबस खत्म कर दूंगा, आप कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो हमें मालूम है किस स्पीड से जाना है, कौन सी चीजें लेनी है, कौन से सवाल लेने हैं। इस बच्चे को एकदम बेसिक स्क्रैच लेवल से कैसे एडवांस, हम एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाते, हम एडवांस से थोड़ा ऊपर पढ़ाते हैं। जब तुम एडवांस देने जाओ तो तुमको लगे कि ठीक था पेपर, ऐसे में इतने 2 साल से ऐसे ही सोच रहा था कि बहुत मुश्किल पेपर है, बहुत मुश्किल पेपर है। ये फील ना आए मैथ्स में तो तुम मुझे बोलना, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई हमारी। इसके अलावा और कोई तुम्हारा डाउट हो तो तुम पूछ लो। तो आज जो फॉलो कर गया वो आज IIT के अंदर बैठा हुआ है, जो मुझे फॉलो कर गया वो IIT के अंदर है। IIT पास आउट भी कर गया, बैठा ही नहीं हुआ है, पास आउट करके अपना जीवन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट हो गया तुम लोग भाई, जल्दी आ जाओ। ओके, तो कोई डाउट है तुम्हारे पास? इलेवेंथ वेस्ट नहीं होती है बच्चे, बार बार मत बोल। किसी चीज को हम बार बार बोल देते हैं ना, वो हमारे दिमाग के अंदर छा जाती है। ये हमारा साइकोलॉजिकल माइंड बड़ा गेम खेलता है। तुमने कह दिया 11th वेस्ट हो गई है, तो तुमको न चाहते हुए भी कहेगा तो 11th का सवाल आएगा, तू कर नहीं पाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर से तो ऊपर आ, अपने को बोल 11th वेस्ट नहीं हुई है, सर ने कहा रिवीजन करवाएंगे और मैं डबल मेहनत करूंगा, मैं 12th की भी मेहनत करूंगा, मैं 11वीं की भी मेहनत करूंगा, तो क्यों नहीं होगी?
ऐसी क्या बात है जो नहीं होगी? लोग कहां पहुंच गए यार? जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब लोग चांद पर थे। ठीक है, चलो अब फोकस कर लो बच्चों। ठीक है, मैंने बता दिया है 11th की रिवीजन डीपीपी के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, अब बिल्कुल फोकस कर लो, अब हम पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, बिल्कुल फोकस हो जाओ। सो वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो आई एम योर मेंटर पंकज जोशी, डायरेक्टर को फाउंडर वाइब्रेंट एकेडमी कोटा, एचओडी मैथमेटिक्स, और मैं आपको 12th पूरी पढ़ाऊंगा। ओके, अब फोकस कर लो। ठीक है, आज क्योंकि देखो मैं पढ़ाना चाहता हूं मैट्राइसिस, लेकिन मैट्राइसिस के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट की, तो मैं डिटर्मिनेंट से शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। ओके, तो दिस इज अवर चैप्टर डिटर्मिनेंट। Now see, अब फोकस कर लो, तब पढ़ पाओगे। देखो डिटर्मिनेंट है क्या? पूरी मैथमेटिक्स के अंदर जहां भी कभी हमें फ्रीक्वेंटली कोई एक्सप्रेशन नजर आता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सप्रेशन विच इज लेंदी, एंड हार्ड टू रिमेंबर। जब भी कभी आपको पूरी मैथमेटिक्स के अंदर कोई एक्सप्रेशन ऐसा नजर आता है कि जो बहुत ही लेंदी है और बार बार यूज हो रहा है, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम वहां पर सिंबल यूज करते हैं। जैसे अब देखो, अगर मैं कहूं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे 25 टाइम्स अगर तुम्हारे पास में 5 लिखा हुआ हो, तो तुम सभी जानते हो कि सर मैं इसको शॉर्ट के अंदर 5 की पावर 25 लिख सकता हूं। दिस इज द शॉर्ट। सिमिलरली डिटर्मिनेंट क्या है? हमने ऐसा देखा है कि जब हम दो वेरिएबल, दो अननोन एक्स एंड वाई के अंदर जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस बार बार आते हैं। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस बार बार आते हैं। जैसे आप अगर सिंपल इसको सॉल्व करोगे, दो वेरिएबल के अंदर अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास में कुछ एक्सप्रेशंस बार बार आएंगे। ओके, अब बार बार आएंगे तो उसको एक सिंबल के फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर दिया गया। सिंबल क्या बनाया गया कि अगर मैं तो ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट इज अ सिंबल एंड इट इज यूज्ड फॉर दोज एक्सप्रेशंस which occur frequently in mathematics and they are lengthy, therefore they are hard to remember. We create the symbol for them. उनके लिए हम एक सिंबल बना लेते हैं कि ये सिंबल बना लो। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि मैंने पावर का एक कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। अब कितना बार 25 बार लिखोगे? या तो ये बनाया कि 25 टाइम्स लिखो, या आपने सिंपली 5 की पावर 25 लिख दिया। इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सिंबल को ही डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या है? ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में आपके पास में कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं, सम नंबर्स। यहां पर कुछ भी नंबर लिख दो आप, एनी नंबर। ऐसे नंबर मैंने लिखे हैं, टोटल मैंने 16 नंबर्स लिखे हैं, है ना? यहां पर नंबर लिखे हुए, कुछ भी नंबर। इसको बोलते हैं रो 1, रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3 एंड दिस इज रो 4। इस तरह से लिखे गए एक्सप्रेस जो भी इस रो के अंदर जो आता है, हम बोलते हैं ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। और दिस इज नोन एज कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। अभी मैं बताऊंगा, इसका मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि डिटर्मिनेंट है क्या, उसका मीनिंग क्या है, हम बात करेंगे।
तो किसी एक्सप्रेशन को शॉर्ट के अंदर लिखने का तरीका जो है, जो सिंबल यूज किया गया, उसी को ही हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, पहली बात डिटर्मिनेंट के अंदर जो हमें ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ रोज will always be equals to number of columns. Number of rows will always be equals to number of columns. जैसे आपने देखा कि मैंने यहां पर 4 रोज लिखी हैं, तो नेसेसरली 4 कॉलम होंगे। जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। ठीक बात। नाउ जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास में n रोज है, एक डिटर्मिनेंट n रोज का है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर n कॉलम्स होंगे। तो हम ये बोल देते हैं कि ऑर्डर ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू n। ठीक है, कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है n बाय n। n बाय n इज ऑल्सो ऑर्डर n डिटर्मिनेंट, ऑर्डर n डिटर्मिनेंट, ऑर्डर n डिटर्मिनेंट। तो तुम समझ गए कि जितनी रोज उतने कॉलम, और उसी को ही हम ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक बात। तो अगर तुम्हारे पास में n रोज का या n कॉलम का कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका ऑर्डर n होगा। राइट। अब देखो किस तरीके से n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं एलिमेंट। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे आर एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आई जे, वेयर आई बताता है कि ये ए किस रो में है और जे बताता है ये किस कॉलम का एलिमेंट है। जैसे A11 बताएगा कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11, एंड सिमिलरली दिस विल बी A12, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दिस इज A13। ठीक है, इस तरह से लास्ट में फर्स्ट रो का nth कॉलम का एलिमेंट A1n। ओके, अब अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 21, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, एंड सेकंड रो का nth कॉलम का एलिमेंट। समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप लिखते जाओगे, एंड लास्ट रो के अंदर क्योंकि रो नंबर n है, कॉलम नंबर 1, तो पहला एलिमेंट आएगा AN1, this will be AN2, this will be AN3 and ANN। तो nth ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका जनरल एक्सप्रेशन ये रहेगा। ठीक बात। अब जो आईआईटी जेईई के सिलेबस के अंदर है वो हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके के डिटर्मिनेंट हैं, सेकेंड ऑर्डर का एंड थर्ड ऑर्डर का। इतना ही आईआईटी जेईई के अंदर है। ठीक है, जे एडवांस तक सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। दैट मीन्स मेरे पास में इन सिलेबस A11, A12, A21, A22, एक तो इस तरह के डिटर्मिनेंट है, और एक मेरे पास थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, हाँ, पहले अपन डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक ब्रीफ आइडिया बता देता हूं। ए आई जे जो होता है, दिस इज जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट। ठीक है ना। और ये जो
डायगोनल इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अंदर तुम एलिमेंट देख रहे हो, ये सारे एलिमेंट ए आई टाइप के हैं। ए आई टाइप के मतलब नंबर ऑफ किस रो में है तो उसी कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ए आई को कंटेन करने वाले लाइन को हम लोग लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल है ना, इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मेन बात है कि दिस इज द लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, नाउ सी, अब मैं आपको इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है ये बताऊंगा। कि आपने लिख दिया, मुझे समझ में आ गया कि इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं दो टर्म की, जिनको बोलते हैं कोफैक्टर एंड माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट। हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ, बाकी तो नोट्स तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते ही हैं, बट साथ साथ में लिखते भी जाओ। धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, तुमको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, अब पहले आप समझ लीजिए कि व्हाट इज माइनर। इसको बोलते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये डिटर्मिनेंट है A11 12 13, इसको लिखने की आदत होनी चाहिए। जनरल एलिमेंट के साथ में आपको डिटर्मिनेंट लिखना आना चाहिए। ये एक डिटर्मिनेंट, ओके। और मैं आपसे पूछूं कि किसी जनरल एलिमेंट का, किसी जनरल एलिमेंट एआईजे का माइनर क्या है? व्हाट इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट? एक एलिमेंट का माइनर क्या है? ओके, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं कि एआईजे का माइनर क्या है, तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, जिसको मैं सिंबॉलिकली यूं लिखता हूं, एम आई जे। एम आई जे इज माइनर ऑफ, इनफैक्ट इट इज माइनर डिटर्मिनेंट, माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट एआईजे। एआईजे का माइनर डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं, सिंपली माइनर भी बोल देते हैं कि इस एलिमेंट का माइनर निकालो, बट वास्तव में ये होता है उस एलिमेंट का माइनर डिटर्मिनेंट। ओके, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि A21 का माइनर निकालो, व्हाट इज द माइनर ऑफ A21? सो दिस विल बी सिंबॉलिकली इट इज M21। एआईजे का माइनर एलिमेंट, एआईजे एलिमेंट का माइनर डिटर्मिनेंट इज MIJ, तो A21 का माइनर डिटर्मिनेंट M21। अब ये होता क्या है? A21 देखिए जरा, A21 आपके पास में ये एलिमेंट है, A21 इज दिस एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना, जिस रो के अंदर ये A21 लाई करता है उसको हाइड कर लीजिए, ये हाइड हो गया। और जिस कॉलम के अंदर A21 लाई करता है उसको हाइड कर लीजिए। लेट्स से कि आपने इसको हाइड कर लिया, और जिस कॉलम में ये लाई करता है आपने उसको हाइड कर लिया। डिलीट कर दो एक थोड़े समय के लिए, आप माइंड के अंदर इसको डिलीट कर दो। और अब मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि माइनर ऑफ 21, जो कि A21 का माइनर है, इस रो को, इस कॉलम को डिलीट करने के बाद में ये जो चार नंबर आए हैं इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख दीजिए। सो दिस इज A12, A13, A32, A33। इसको बोलते हैं बच्चों माइनर। आप आराम से लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना। साथ साथ में लिखोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने इस स्लाइड के ऊपर सिर्फ इतना बताया है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। तो एक जनरल एलिमेंट जो डिटर्मिनेंट के अंदर है ए आई जे, और मैं आपसे पूछता हूं इसका माइनर क्या है, तो इसको सिंबॉलिकली एम आई जे से डिनोट करते हैं कि एम आई जे इज द माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट ए आई जे। और एम आई जे कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे मिलता है, तो मैंने आपको बताया कि जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर डिटर्मिनेंट चाहिए तो आप उस एलिमेंट को देखिए और जिस रो में वो लाई कर रहा है उसे डिलीट कर दो, जिस कॉलम में वो लाई कर रहा है उसे डिलीट कर दो, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो। ठीक बात? ठीक है, बात समझ में आ गई? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिटर्मिनेंट को समझने के लिए। तो हमें माइनर समझ में आ गया कि माइनर क्या होता है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो एक बार यस लिख दिए चैट के अंदर। सभी बच्चों को अगर ये बात समझ में आ गई तो आप मुझे चैट के अंदर यस लिख दें, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सभी डिटर्मिनेंट के लिए माइनर डिफाइंड होता है, सभी डिटर्मिनेंट के लिए माइनर डिफाइंड होता है। सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो, सबके लिए माइनर डिफाइंड होता है। ठीक है, गुड, आपको सबको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट के। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या है यह समझिए। कोफैक्टर ऑफ जनरल एलिमेंट ए आई जे। अब ए आई जे तुमको समझ में आ गया कि ith रो और jth कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट की सर बात कर रहे हैं। तो ए आई जे का कोफैक्टर, इसको सिंबॉलिकली लिखा जाता है कैपिटल सी आई जे। ठीक है, और कैपिटल सी आई जे इज डिफाइंड एज -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ आई जे। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जनरल एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है, सी आई जे से सिंबल बनाते हैं, एंड सी आई जे इज इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे माइनर ऑफ आई जे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहूं कि लेट्स से अगेन, इसको बार बार बनाना पड़ेगा। एक जनरल 3x3 ऑर्डर का मैंने डिटर्मिनेंट लिखा, ये 3x3 ऑर्डर का है। ओके, और मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज C22। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि C22 क्या है, तो माइंड में जाना चाहिए कि ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर पूछ रहे हैं। सब बताऊंगा मैं स्नेहा, थोड़ा वेट करो। इस एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा जा रहा है, तो ये 2 एलिमेंट है, तो दिस बाय डेफिनेशन दिस विल बी -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ओके, सो दिस इज -1 की पावर 4, दैट इज 1, सो ये M22 हो गया। नाउ M22 इज, जिस रो के अंदर ये A22 आ रहा है उस रो को, उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए और रिमेनिंग को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। दिस इज A11, A13, A31, A33, A11, A13, A31, A33। तो ये आपका कोफैक्टर हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे C23 लिख के बताइए,
कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, तो आप कहेंगे दिस इज -1 की पावर 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ 2 3। ओके, अब -1 की पावर ऑड तो -m23, तो दिस इज -m23 इज माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3। तो इस रो को, इस कॉलम को डिलीट किया है ना, 2 3 जहां पर आ रहा है, अब 2 3 यहां पर आ रहा है, तो आपने इस कॉलम को डिलीट किया और इस रो को डिलीट किया, और जो 4 नंबर बचे आपने यहां लिख दिए, इट इज A11, A12, A31, A32। ठीक है, तो अभी तुमको कोफैक्टर समझ में आ गया। कोफैक्टर की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन माइनर पर डिपेंड है। ठीक है ना, तो -1 की पावर I + j माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ ij, दिस इज द कोफैक्टर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कोफैक्टर किसी एलिमेंट का होगा वो या तो माइनर के बराबर होगा या नेगेटिव ऑफ माइनर होगा। ठीक है ना? ओके, आओ जरा, कुछ बच्चे 2/2 की बात कर रहे थे, अभी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पे आएंगे बाद में, पहले जरा फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। थैंक यू साहिल, थैंक यू। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई जो कोफैक्टर होगा वो माइनर डिटरमिनेंट के बराबर होगा, या फिर जो कोफैक्टर होगा वो माइनस ऑफ द माइनर डिटरमिनेंट होगा। आदर्श, जब तुम इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे ना, तो यकीन मानना तुम बच्चों को, सब बच्चों को बताओगे कि हम डिटरमिनेंट पढ़ते क्यों हैं। इस बात को नोट कर लेना कि एक दिन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुम खुद बच्चों को बताओगे। अभी अभी हो सकता है थोड़ी क्लास खिंच जाए, लेकिन मैं वो चीज बता के जाऊंगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, अब जैसे मैं आपसे पूछूं 2 का माइनर बताओ, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज M11। ठीक है, तो तुमने कहा कि M11 इज, जिस किसी रो में 2 लाई कर रहा है उसे डिलीट कर दो, जिस किसी कॉलम में 2 लाई कर रहा है उसे डिलीट कर दो, बच गया क्या? -4। तो उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, -4 इज नथिंग बट -4। सिंगल नंबर का डिटर्मिनेंट वही नंबर हो था। तो M11 इज -4। मुझे लगता है तुम बहुत आसानी से बता सकते हो कि M12 क्या होगा। -5 का माइनर क्या होगा? ये डिलीट हुआ, ये कॉलम डिलीट हुआ, तो सिर्फ 1 बचा, so this is 1। and what is M21? तो ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, -5। and what is M22? -4 का डिटर्मिनेंट, माइनर डिटर्मिनेंट पूछा गया है, तो ये रो डिलीट हुई, ये कॉलम डिलीट हुआ, तो दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है? ओके, अब जरा मुझे बताओ व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 1 1। अब तुम क्या करोगे? अब देखो, ये सारा गेम माइंड का हो गया कि 1 1 है मतलब सम इवन है, तो ये माइनर के ही बराबर हो गया। सम अगर इवन हुआ तो माइनर के बराबर हुआ, सम अगर ऑड हुआ तो ये नेगेटिव ऑफ माइनर हो गया, तो C12 विल बी इक्वल्स टू -1। अब ये 2 + 1 फिर दोबारा ऑड हुआ, तो C21 विल बी नेगेटिव ऑफ -5, दैट इज 5। एंड C22 इट इज 2 + 2, -1 की पावर I + j है ना, इसलिए
तो 2 + 2 4 हुआ, तो ये माइनर के बराबर हो गया। अपना आंसर मैच करो, कोई आंसर नहीं मैच हो रहा तो तुम देखो कि तुमने क्या गलती की है। और अगर पूरा समझ में आ गया तो यस लिख दो चैट के अंदर, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर पूरा समझ में आ गया तो चैट के अंदर यस लिख दो, आगे बढ़ते हैं। कहां स्टक कर गए? हाँ भाई, जल्दी से लिखो यस। मैच करो और यस लिखो। चैट चल नहीं रही है भाई, क्या बात है? देखो चैट नहीं चल रही क्या? चैट नहीं चल रही। जल्दी से लिखो जिन बच्चों को समझ में आ गया। आ गया? आ गया भाई, आ गया, समझ में आ गया। ओके, तो जिसको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा, जो पूछ रहा था कि 2/2 के अंदर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है ना? ओके, ठीक है, आओ, आ जाओ। अब तुम्हारे दिमाग में माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड मुझे लगता है कोई डाउट जीवन भर ही नहीं आएगा। गुड, वेरी गुड, सारे करेक्ट हैं आयुष, वेरी गुड। आ जाओ। सर इतनी बात चल रही है, अब हमें यह तो बता दो कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू क्या होती है? सर इसकी वैल्यू बताओ। आओ जरा, मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। व्हाट इज द वैल्यू? एक्सप्रेशन क्या है जिसको आप लिख रहे हो? एक्सप्रेशन क्या है जिसको आप लिख रहे हो? ध्यान से समझना। नाउ सी, जनरली मैं डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी से डिनोट करता हूं। लेट्स से माय डिटर्मिनेंट इज दिस। Okay, what is value of the determinant? Value of the determinant is defined as when elements of one row or one column are multiplied with their respective कोफैक्टर्स। सब समझाऊंगा, अभी सब तुम लिख लो बस, सब समझाऊंगा कि क्या है। विद द रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स एंड एडेड वी गेट द वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तुम्हारा मैट्राइसिस हिलेगा भी नहीं, और मैट्राइसिस नहीं होगा तो मैट्राइसिस के अंदर, एडवांस के अंदर पूरे पूरे पैराग्राफ आते हैं, वो छूट जाएंगे तो तुम्हारा रैंक नहीं आएगा। रैंक नहीं आएगा तो तू पवई आईटी कैसे जाएगा? जाना है तो पढ़ ले। देखो बच्चों, अब समझो जरा क्या कह रहा है कि when elements of one row or one column are multiplied with their respective cofactors and added we get the value। ठीक है, what is that? समझो जरा कि
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो जरा, अब जैसे वैल्यू डिफाइन हो रही है उस तरीके से तो बहुत तरीकों से वैल्यू बनाई जा सकती है, ठीक है। आओ जरा देखो, जैसे मैं ले रहा हूं रो 1, ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझ लेना कि वैल्यू कैसे लिखी जा रही है। A11 ये एलिमेंट है, ये अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो, C11। अगर मैंने रो 1 पिक की है तो A12 अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो और ऐड हो, प्लस A13 और इसी का ही कोफैक्टर C13। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ये किसके रिस्पेक्ट, इसको हम बोलते हैं कि ये वैल्यू हमने विद रिस्पेक्ट टू रो 1 लिखी है, विद रिस्पेक्ट टू रो 1 लिखी है। ओके, ध्यान से समझ लेना, मैं वैल्यू किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं। चलो मैं तुमको कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में लिख के बता रहा हूं, अपन देखेंगे वैल्यू विल नॉट चेंज, वैल्यू है भाई, ठीक है। सो डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल्स टू, अभी मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में लिख के बता रहा हूं। तो कॉलम 2 के अंदर जो एलिमेंट है दे आर A12 ये है कॉलम 2, A12 तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय C12 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय C22 प्लस A32 multiplied by C32. So this is also the value. और ये हम बोलते हैं मैंने विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2 लिखी है, ठीक, यहां पर मैं कॉलम के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक बात, ओके। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं, नोट कर लिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा और मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में आपको दिखाऊंगा कि देखो वैल्यू सेम है। अभी तो डेफिनेशन बता रहा हूं कि एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद देयर रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स एंड एडेड वी गेट द वैल्यू। वो मैंने यहां पर उसी हिसाब से वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वो भी बताऊंगा कि वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है, वो भी आएगा। वहां पे भी बच्चे एक्सप्रेशन बनता है, उस एक्सप्रेशन को शॉर्ट के अंदर डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो, लेट्स से आई हैव अ डिटर्मिनेंट 1 2 1 1 2 2 3 4 4 3 1, ठीक है। तो अब देखो, दिमाग में रखना कि चल क्या रहा है। चलो इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, जनरल पे बता देता हूं, जनरल पे बताने से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। A21 A22 A23 31 32 33। अब जैसा मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा इज, जैसे मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि A11 C11 प्लस A12 C12 A13 C13। अब ध्यान से देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, C11 इज सेम एज M11, C12 इज माइनस M12, तो माइनस A12 M12, ठीक है, प्लस 1 3 1 प्लस 3, तो ये माइनर के बराबर हो जाएगा, A13 माइनर 1 3। ओके, नाउ दिस इज A11 डिटर्मिनेंट M11। A11 को गायब कर दो और इसको डिटर्मिनेंट में लिख दो, A22 A23 A32 A33 माइनस A12 माइनर ऑफ 1 2, ये गायब ये गायब, A21 A23
A21 A23 A3133 A31 A33। देखो जरा सही लिख रहा हूं ना, ये गायब A21 A23 A31 A33 प्लस A13 एंड M13, ये गायब A21 22 A31 A32 A31 A32। ठीक है, बात समझ में आ गई? भाई बात समझ में आ गई तो आप यस लिख के भेजिए मुझे। ये बात समझ में आ गया तो आप मुझे फटाफट यस लिख के भेज दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी जल्दी लिखो जरा। क्लियर है? ऑल क्लियर? ओके। अरे चला गया तो। अच्छा ओके, ये डेफिनेशन है। अच्छा एक बात बताओ जरा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी डी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तुम कहोगे मैं रो वन के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ए मल्टीप्लाइड बाय इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या है? डी, ए डी। बी मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ दिस, इसका कोफैक्टर क्या है? माइनस सी, तो ए डी माइनस बी सी। अब ये ध्यान रख लेना कि दिस माइनस दिस इज द वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी तुम बता सकते हो कि इट इज A11 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो दैट इज A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23। कुछ खास बात नहीं है, जब मैंने ये समझ लिया तो आगे मैं ये देख पा रहा हूं, यहां से मुझे वैल्यू एकदम नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही होगी कि सर ये तो आप AD माइनस BC से लिख रहे हैं, माइनस A31 A22। ठीक है ओके, तो दिस इज द वैल्यू, नोट कर लो। सबको समझ में आ गया? आ जाओ, तो नोट कर लिया तुमने? ओके, चलो बच्चों बताओ जरा, इसकी वैल्यू कितनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। जल्दी बताओ। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? इट इज 2 इंटू -3, दैट इज -6 एंड माइनस ऑफ -20 एंड दैट इज 14। थोड़ा जल्दी जल्दी करना, सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा प्रियांशु, थोड़ा सा आ जाए ना, थोड़ा समझ में तो आए आगे, कितना तुम लोगों को समझ में आया चेक तो कर लूं, फिर सारी सिग्निफिकेंस बताऊंगा। ओके आप देखिएगा चैट थोड़ा। बीच बीच में गायब हो जा रहा है चैट। ओके
फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू बताओ। तो दिस इज x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। रिफ्रेश करो उसको, दैट इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सिंपल सवाल 2/2 के डिटर्मिनेंट के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज टू डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट मतलब एक्सप्रेशंस, वो दोनों बराबर हैं। तो x की वैल्यू बताओ। क्विकली गेट मी द आंसर। जल्दी से बताओ। थोड़ा जल्दी आंसर करो भाई। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हुई? 1 इंटू 3, दैट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर्ड is equals to minus 8 and minus of minus 2, that is 6 with negative sign. So x squared is equals to 9. So x is equals to plus minus 3. ठीक है, तो डायरेक्टली दो डिटर्मिनेंट को इक्वल किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। √8 नहीं है, प्लस माइनस 3 है। ओके, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नाउ गेट द वैल्यू ऑफ दिस। एक मैं करके बताता हूं 3/3 पर कैसे करते हैं। देखो, दिस इज 1 और अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोफैक्टर क्या हुआ? 3, 4, 4, 5। अब 2 का कोफैक्टर माइनस ऑफ द माइनर होगा तो पहले ही माइनस लगा देता हूं, -2, और ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5। फिर इसका कोफैक्टर माइनर के बराबर होगा क्योंकि ये 1, 3 है, तो +3, ये डिलीट, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4। नाउ दिस इज 1, ठीक है। 15 minus 16 minus 2, 10 minus 12 plus 3, 8 minus 9. So 15 minus 16 is -1, -2 plus 4, and -3. So this is equals to 0. ठीक है। अगर कोई चाहे कि सर आपने तो रो 1 के रिस्पेक्ट में कर दिया, आप कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में करके बताओ, तो वो भी कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, 0 इज द आंसर। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बच्चों। जो सिंपल सवाल होंगे अब मैं उसको, ये आपके लिए होमवर्क में कर लेना, छोटा सा सवाल है, ये होमवर्क में करना। इसको विद रिस्पेक्ट टू, चलो अब देखो, जैसे मुझे कहा गया कि इसकी वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं कि ये 0 आ रहा है, कॉलम 3 में 0 आ रहा है, या यूं भी कह सकता है कि रो 2 के अंदर 0 आ रहा है। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2। आप देखना, किसी भी रो के रिस्पेक्ट में करना या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में करना, आप देखोगे कि आंसर सेम आ रहा है। तो मैं इस बार कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। दिस इज कॉलम 3।
सो अब देखो, ये अब ध्यान से समझना कि ये जो एलिमेंट है ना, दिस इज 1 3 एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो 1 3 तो प्लस से शुरू होगा, इट इज 1, ये डिलीट, सो इट इज 4 -3 3 2। फिर 0 छूट गया, क्योंकि 0 के साथ में कोई भी मल्टीप्लाई करो छोड़ दो उसको, तो प्लस 0, डिटर्मिनेंट जो भी आए, ये क्वांटिटी तो 0 होने वाली है। अब ये आ गया आपके पास में 3 3 एलिमेंट, अगेन प्लस मतलब -5, और ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 1 1 4 -3, 1 1 4 -3। ठीक है, सो दिस इज 4 2 जा 8, 8 + 9 17, and -5 -3 -4, that is -7. तो 17 + 35, गलत हो जाए तो बता देना। 52 आ रहा है क्या? 52, ठीक है ना, तो 52 आ रहा है। बहुत बच्चों का 52 आंसर मुझे नजर आ रहा है, तो मेरा आंसर करेक्ट ही होगा। ठीक है, ओके। +0, ये इसके रिस्पेक्ट में ओपन किया ना एलिमेंट, तो कॉलम थर्ड के सारे एलिमेंट लिखोगे ना, तो 0 भी तो आएगा, वो क्वांटिटी पूरी 0 हो गई। 0 मल्टीप्लाइड बाय, अब 0 को लिख के ये 1 1 3, ये 1 1 1 1 3 2 अगर लिख भी दोगे तो भी तो ये मल्टीप्लाइड बाय 0 है, तो 0 ही होने वाला है, तो लिखने का मतलब क्या है? ओके, चलो आगे। नाउ गेट मी x, फाइंड x। सही है, 452 सही है भाई, सब सही है। हाँ माइनस, बिल्कुल माइनस आएगा, तो सही कह रहा है, लेकिन मैं तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा बच्चे। अगर तू कहना चाह रहा है कि यहां माइनस आएगा तो तू करेक्ट बात कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तेरा माइनस आएगा। ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड x। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, मैं भी कोशिश कर लेता हूं। अब मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं, सो इट इज x। अब मैं थोड़ा स्मार्टली खेलूंगा, है ना, x ये डिलीट, क्योंकि कोफैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है 3 + 4, 3 + 4, तो ये माइनस ऑलरेडी था, तो +4, ये डिलीट -6 एंड +2x, +1, ये डिलीट -12 -3x, -12 -3x, इट इज गिवन टू यू 0। ठीक है, सो 3x एंड 8x, 11x -3x, सो 8x। एक मिनट, अंडू करो इसको, ये 7x है, दिस इज 7x and 8x, 15x -3x, that is 12x, -24 -12 -36, so it is 36, so x is equals to 3, तो x equals to 3 आ रहा है।
x3 है बच्चों। जिन्होंने सही दिया है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जिन्होंने गलत दिया वो एक बार चेक कीजिए, सही डायरेक्शन के अंदर आइए। अरे सही है, 3 आंसर सही है। हाँ, आओ जरा, ये तो ये करो, डू दिस, थोड़ा जल्दी करो, इजी सवाल है तो जल्दी करो ना। इजी इजी लिखना तो आसान है, क्वेश्चन के आंसर करो। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं भाई यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों में देख रहा हूं सभी क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। हाँ। इसका आंसर बताओ। व्हाट विल बी एक्स? गुड आदित्य, किशले, दिव्यांशु, बहुत बढ़िया भाई। आविश, बहुत तेजी से चैट चल रही है, ए बी आंसर आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तूने इक्वेशन बनाई है वो भी सही है, इक्वल टू 0 करके उसके रूट निकाल ले। सो दिस इज, अब देखो, अब मैं ये 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर्ड, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बच्चों समझने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर्ड माइनस बीसी, एक्स स्क्वायर्ड माइनस बीसी, माइनस ये डिलीट ए एक्स बीसी, ए एक्स माइनस बीसी, फिर प्लस, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस, क्योंकि रो 1 है, ये डिलीट ए बी माइनस बी एक्स, ए बी माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 0। So this is x squared minus ax minus bx, that is minus of a plus bx. ये bc तो कैंसिल ही हो गया, सिर्फ ab बचा। अब ये सम ऑफ द रूट लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, x इज इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। चलो आगे। हाँ बच्चों, अब थोड़ा हट के सवाल है। फाइंड द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग ब्लैंक डिटर्मिनेंट्स फॉर्म्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है, ये z1 मल्टीप्लाइड बाय सम डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, माइनस z2 मल्टीप्लाइड बाय सम डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, z3 मल्टीप्लाइड बाय सम डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो तुमको ये येलो स्पेसेस भरने हैं, इन प्लेसेस पर क्या आएगा ये भरना है। हाँ श्री कृष्णा, तुम्हारा नाम, अरे तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेंगे भाई श्री कृष्ण जी, आपका भी आंसर सही है। हाँ? आपका नाम तो कई बार लेंगे। क्या तुम पहचान सकते हो कि ये क्या लिखा गया है? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? तुम क्या पहचान पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है? कि सर ये z1 माइनस z2 z3, तो आपने पक्का कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में ही एक्सपेंड किया होगा, क्योंकि z1 फिर माइनस z2, क्योंकि ये एलिमेंट है 2 3, ये तेरा 1 3 था तो प्लस से शुरू हुआ, ये तेरा 2 3 है तो माइनस आ गया, ये तेरा 3 3 है तो फिर प्लस आ गया। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, z1, देखो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो दिस इज x2
y2, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, x2 y2 x3 y3, x3 y3, ठीक है। अब -z2, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, x1 y1 x3 y3, x1 y1 x3 y3, ये y3 है, y3। नाउ z3, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। भाई सही करोगे तो नाम लूंगा ना। सही करो, नाम ले लो सर, नाम ले लो। अरे नाम ले लूंगा तो सही तो कर। हाँ, नहीं वो तुम मैच कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब तुमको दिख रहा है -x2 y2 -z1, तो तुमको ये रो 2 नजर आ गई है ना, कि ये जो एलिमेंट है 2 1 है, इसलिए माइनस से शुरू हुआ है, फिर माइनस प्लस माइनस, तो रो 2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया गया होगा। तो यहां पर ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, y1 z1 y1 z1 y3 z3 y3 z3, ठीक है। y2 के साथ में ये डिलीट, ये डिलीट, तो x1 z1 x3 z3, x1 z1 x3 z3, और z2 के साथ में ये डिलीट, ये डिलीट, x1 y1 x3 y3, x1 y1 x3 y3, ठीक है। जिन जिन बच्चों का सही हुआ है यस लिख के भेज दे मुझे जरा, चैट के अंदर बस यस लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिकी चीजें भी कर सकते हैं, उनको भर भी सकते हैं। जिन जिन बच्चों का सही हुआ है वो एक बार चैट में लिख दो। ओके, मन्नत सिंह जी आपका सही हो गया, बहुत सारे बच्चे हैं, मन्नत दिख गया। अरे चैट बहुत तेजी से चलती है ना। चलो आओ थोड़ा सा और घुमाते हैं चीजों को, आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड सिंगल डिटर्मिनेंट ऑफ द थर्ड ऑर्डर इक्वलेंट टू द एक्सप्रेशन। करो इसको, इसको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। प्रशांत सिंह आपका सही है, नाम ले लिया मैंने आपका। जल्दी से इसको एक सिंगल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो। भाई तुमको यह बात तो समझ में आ गई होगी, x माइनस ए बी मतलब हो सकता है रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया हो। चलो बताओ जरा, व्हाट विल बी दैट सिंगल डिटर्मिनेंट, व्हाट विल बी दैट सिंगल डिटर्मिनेंट। इसमें यह करना है बच्चे कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको सिंगल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर 3/3 के एक डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करना है। वेरी गुड, किसने? युवराज ने सही पकड़ा है। युवराज सिंह आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आलोक तू रो 1 के अंदर लिख के देख, बनेगा ही नहीं। भाई अगर कोई चाहेगा, जैसे देखो देखो क्या दिमाग में आएगा, तुम्हारे दिमाग में पहला आएगा रो 1 है ना, तुम लिखोगे यहां पे लिखोगे x, ठीक है ना। अभी देखना जरा कैसे गलत होता है। तू x लिखेगा तो तू यहां पे लिखेगा x c सी एक्स, ये लिखेगा है ना।
फिर तू कहेगा कि अब ये माइनस ए, तो माइनस ए यहां आ गया, अब माइनस ए में ए बी, तो ए यहां आया तो वहां तो बी आना चाहिए ना, तो ये अगले वाला एलिमेंट लिख ही नहीं पाएगा। समझ गया? तो ये जो चीजें तू एक्स माइनस ए और बी, ये तू रो वन के अंदर भरना चाह रहा था, तो ये तो बैठ ही नहीं पा रहा है। ए कहां बैठ पा रहा है? अच्छा, बहुत सारे तरीके होंगे, मैं तो तुमको एक तरीका बता रहा हूं। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, एक्स, देखना जरा, ये एक्स लिखा, ठीक है, एक्स सी एक्स, तो ये तो हो गया एक्स सी एक्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। माइनस ए या तो वो रो वन में जाता या रो टू कॉलम वन में जाएगा, और भी तरीके होंगे, मैं ए यहां लिख रहा हूं। अब ए यहां लिख रहा हूं तो सी एक्स तो मिल गया मुझे, ये रहा सी एक्स, जब इसको डिलीट करोगे तो सी एक्स तो मिल गया, यहां पर ए भी लिख दो। तो ए बी सी एक्स, ठीक बात, ओके। और अब बी, तो बी डिलीट, ये डिलीट, ए बी एक्स सी, ये करेक्ट हो गया। हाँ, और भी तरीके होंगे, मैंने जस्ट एक सिंपल आपको बताया है कि ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी देखना आना चाहिए, ठीक है। ये तो आसान सवाल है, 12 13 14, ये ऑल आर सिंपल क्वेश्चंस। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर मैंने सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट होता क्या है और बेसिक चीजें बताई हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आती है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा, कोफैक्टर्स पढ़े, और माइनर और कोफैक्टर की हेल्प से वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है ये पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एक्सप्रेशंस जो है वो बड़े बड़े आ जाते हैं, तो हम डायरेक्टली अगर ओपन करना चाहें तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उन एक्सप्रेशन को कैसे हल्का किया जाता है, कैसे डिटर्मिनेंट को लाइटर करते हैं, तो वो हम प्रॉपर्टीज के थ्रू समझेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन है तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास है जब तुम प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो तुम भारी भारी वाले क्वेश्चंस भी कर पाओगे। प्रॉपर्टी ही हार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि तुम सबको, जैसे तुम लोगों के जवाब में पढ़ रहा था, तो तुम सब लोगों को ये क्लास में जो भी मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास के अंदर फिर मिलता हूं, और जो बच्चे पहली बार जो कह रहे थे कि 11th वेस्ट है, तो तेरा आज का पहला लेक्चर डिटर्मिनेंट का तो हो गया होगा। आज डीपीपी नहीं मिलेगा, डीपीपी कल की क्लास के बाद में मिलेगा, ठीक है ना। कल की क्लास के बाद में डीपीपी मिलेगा, मतलब कल मतलब परसों, नेक्स्ट क्लास के बाद में। ओके अर्पित, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।